गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर नंबर 8 है, मतलब हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 8 है और फॉर्मली जो हमें सीबीएसई ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमें शुरू करना है। दरअसल इस बुक को पढ़ाने का स्टाइल मेरा थोड़ा अलग होता था पहले, लेकिन क्योंकि सीबीएसई ने हाल फिलहाल में पिछले साल से कुछ चेंजेस किए हैं तो दैट्स वाई मेरे को भी थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो चैप्टर पढ़ना था वो पॉवर्टी पढ़ना था, लेकिन पॉवर्टी चैप्टर वो हटा चुके हैं। ऐसा क्यों? उसका एक रीजन है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग है, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने मिलते हैं। तो मैं पॉवर्टी से स्टार्ट इसलिए कराता था क्योंकि बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट सीखने मिलते थे, जैसे जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, पॉवर्टी लाइन है, उसका बाइफर्केशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पुअर्स है। ऐसा कुछ करके नया नया सीखने मिलता था तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता था। तो दैट्स वाई मैं वहां से चालू करता था। लेकिन अब उन्होंने वो बेस ही हमारे उस बेस पे कुल्हाड़ी मारी उन्होंने सबसे पहले। तो जो मेरे को जो मैं 8 से चैप्टर कराता था, सबसे बाद में जो कराता था, अभी वो मेरे को उसकी वजह से सबसे पहले कराना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना अपना पूरा 100% कोशिश करूंगा कि मैं इस वाली बुक को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्योंकि इस बुक में ऐसा तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं है ना। लेकिन जो बच्चे सिविल सर्विसेज में जाने वाले हैं उनके लिए ये बुक बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा। और सारा खेल ही इसमें स्टोरी टेलिंग का है। अगर सामने जो आपके बंदा है, अगर वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से कर पाया इसकी, तो इसके एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएंगे, वो निकल नहीं पाएंगे। ठीक है। और अगर इंग्लिश की हिंदी कर दी तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, इस बुक को पढ़ाने का और पढ़ने का मकसद ये है ताकि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी से फैमिलियर हो जाए कि क्या था हमारी इकोनॉमी में, क्या हुआ है, और अभी क्या चल रहा है, और आगे इन तीनों बेसिस पे क्या होने वाला है। इस पूरी बुक को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। अगर हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी से फैमिलियर होना है तो 3 फेज में पूरी बुक को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज जहां पे हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी, जब हमें आजादी मिल रही थी तो उस टाइम पे, और हल्का फुल्का डिस्कशन वो इंडिपेंडेंस से पहले। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी हालत क्या थी, और हल्का फुल्का जिक्र उसके पहले भी है। एक फेज तो ये हो गया बच्चों जहां पे हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बात करेंगे, या हल्की फुल्की उसके पहले बात करेंगे कि उसके पहले हमारा क्या स्टेटस था, एग्रीकल्चर में क्या स्टेटस था, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में क्या स्टेटस था हमारा। ठीक है ना। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हम कैसा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ था भी हमारे पास या नहीं था। और बाकी टर्शरी सेक्टर या हमारे जो जो फॉरेन सेक्टर था वो क्या, थोड़ा बहुत इनकी हम क्या करने वाले, यहाँ पे चर्चा करने वाले। एक फेज तो वो हो गया। ठीक है। फिर दूसरा फेज हुआ बच्चों 1947 के बाद, या अगर टू द अप्रोप्रिएट बोलो आप तो 1950 के बाद और 1991 से पहले, यानी कि लगभग लगभग 4 डिकेड्स का टाइम पीरियड मानो आप, कि उन 4 डिकेड्स में 40 सालों में हमने क्या डेवलपमेंट्स किए आजादी के बाद। कहने का मतलब ये है आजादी के बाद, है ना। और आजादी के बाद में भी 1950 से, वैसे तो आजाद हम कब कब हो चुके थे, 1947 में, लेकिन उसे भी हम 50 से क्यों मान रहे हैं, बिकॉज 50 और 51 के आसपास हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होना चालू हुए थे। जैसे प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी यहाँ पे, और 5 ईयर प्लान बनने लगे, है ना। गवर्नमेंट को पहले तो जब आजाद हुए तो समझे, उनको समझा ही नहीं कि क्या करना, कैसे करना, हमें कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे कैसे हमें ग्रो कराना है, तो वो सारी चीजें। तो 1950 से थोड़ा होश आया, तो वहां से लेकर के हमने लगभग लगभग 40 सालों में क्या किया है। एक फेज वो है हमारा जिसे हम दूसरा फेज बोल रहे हैं।
ठीक है ना। और फिर हमारी इकोनॉमी ने एक टर्न लिया, और वो कब लिया? 1991 में, जुलाई 1991 में, जब हमारे इकोनॉमी जब क्रैश होने वाली थी, तो उसमें एलपीजी पॉलिसी लेकर के आई गई। नाम तो सुना ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद का 1991 से हमारी इकोनॉमी ने कितनी रफ्तार पकड़ी है, कैसे रफ्तार पकड़ी है, किन किन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है, हमारे यहाँ पे इंफ्रा का क्या स्टेटस है, पॉवर्टी का क्या स्टेटस है। हालांकि सीबीएसई ने वो दोनों चैप्टर हटा दिए, मुझे नहीं समझे क्यों हटाए, बहुत अच्छे चैप्टर थे दोनों ही, ठीक है ना। बाकी और भी चीजें हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, हम कितना इनोवेशन कर पाए, तो इस तरह की चीजें हैं। और करंटली जैसे आज हम 2023 में हैं बच्चों, और 24 में एंटर करने वाले हैं, तो 1991 के बाद से लेकर के और रिसेंट टाइम तक, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, तो वो पढ़ना है हमें। तो पूरी बुक को हमें 3 चैप्टर में, सॉरी 3 फेज में डिवाइड करना है। आजादी के टाइम पे और उससे पहले क्या स्टेटस था, और आजादी के बाद और इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले क्या डेवलपमेंट हुए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि एलपीजी के बाद क्या हुआ है, और अभी क्या चल रहा है। साथ में वो जब हम ये सारे तीनों फेज पढ़ लेंगे, लगभग लगभग ये जो तीनों फेज है, हम वो 9 चैप्टर में कवर करते हैं। कितने चैप्टर में कवर करते हैं? 9 चैप्टर में। 9 में से वो 2 हटा चुके हैं, यानी कि ये सारी चीजें में, ये 3 फेज हमें 7 चैप्टर में क्या करने हैं? कवर करने हैं, ठीक है। अब जब हम पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में जान लेंगे, तो एट लास्ट हमें हमारी इकोनॉमी को हमारे नेबर कंट्री से क्या करना है? कंपेयर करना है। और वो सबसे लास्ट में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो चैप्टर नंबर 10 है। क्योंकि जब हम अपनी इकोनॉमी का स्टेटस देख चुके होंगे, तो तब ही हमें वो चैप्टर समझ में आ सकता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, चाइना के साथ कंपेयर करें, या हल्का फुल्का सा, वैसे तो मेन 2 कंट्री के साथ है, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, या हमारी और भी नेबर कंट्री है, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, उनका बहुत ना के बराबर, या आप ऐसे मानो कि बिल्कुल है ही नहीं है, उनका जिक्र नहीं है। लेकिन हम इतने लायक तो हो जाएंगे, इतना समझ तो जाएंगे कि हाँ, हमारी इकोनॉमी का हम स्टेटस देखने के बाद अगर हम उनसे कंपेयर करते हैं, तो ये पता पड़ जाएगा किन किन मायनों में हम अपनी नेबर कंट्री से फार बेटर है, और किन किन मायनों में हम स्टैग्नेट कर रहे हैं या बैकवर्ड है। बात समझ में आती है? शुरू करते बच्चों, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट फेज से ही चालू करता हूँ, फर्स्ट फेज से, जहां पे हम अपनी इकोनॉमी का स्टेटस इंडिपेंडेंस के टाइम पे और उसके पहले क्या था वो देखने वाले हैं। ये इस बुक की भूमिका है, ठीक है ना। हल्का सा बेस मैंने आपको देने की कोशिश की है, और बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ना, बहुत इजी है, ठीक है ना। जितना हमने मेहनत की है 40 मार्क्स के लिए मैक्रो में, उससे बहुत कम मेहनत में, अगर ईमानदारी से आप परफॉर्म करोगे, तो बहुत कम मेहनत में ही आपको 40 मार्क्स ला के देगी। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना, वो तो कसम खा लेना कि इस बुक को तो हमें अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि ये बुक ही आपके बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए रास्ते खोलेगी। अगर आपको अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होएगी कि जिन बच्चों का जैसे ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नहीं है, या पोल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स वाला बैकग्राउंड है, लेकिन यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर रास्ता यहीं से खुल सकता है कि अगर तुम्हें पोल साइंस को भी थोड़ा बहुत समझ के चलना है कि हाँ भाई, एक हमें जब हम बाद में पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए कि हाँ भाई, कुछ तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ तो हमारे सर पे ला करके रख दिया एकदम से, है ना। कुछ तो हमें पता है कि, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, इसमें सबका जिक्र होगा। यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी को तो देखेंगे, साथ में जो पॉलिटिकल, कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आपको क्या कराऊंगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं शायद ऐसा मानता हूं कि मैं कैपेबल हूं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए भी, लेकिन फिलहाल मेरा वो मकसद नहीं है, ना ही मेरा फिलहाल के टाइम पे वो सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, जो कनेक्शंस होंगे वो आपने देखे होंगे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, चाहे वो फाइनेंस का कनेक्शन आया हो, चाहे वो आपका बाकी किसी आईटी का कनेक्शन आया हो, तो मैंने जितने भी लिंक्स या जितनी भी डॉट्स कनेक्ट हो सकती थी वो डॉट्स मैंने कनेक्ट किए। यहाँ पे भी जो पोल साइंस के साथ जो कनेक्शन बनेंगे, ज्योग्राफी के साथ जो कनेक्शन बनेंगे, वो बना के देंगे हम आपको, और इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आर यू गाइस रेडी? ऐसे तो नहीं मेरे को लग रहा है कि आप रेडी हो इसको पढ़ने के लिए। आर यू गाइस रेडी?
बिकॉज इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्योर प्योर क्या है, स्टोरी टेलिंग है। क्या है, स्टोरी टेलिंग है। आपको वो स्टोरी में आप डूबते जाओगे और चीजों को लिंक करते जाओगे तो मजा आता जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट मतलब वो एग्जामिनेशन पर्पस से तो शायद रेलिवेंट ना हो, 1 या 2 नंबर के लिए रेलिवेंट हो, लेकिन बहुत सारा कंटेंट इसमें जैसे डेट्स वगैरह हो गई या क्रोनोलॉजी हो गई, वो याद करने जैसा है। और वो याद देखो, मैं मेरी नेचर है कि मैं याद तो कराऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं समझा सकता हूँ और लिंक बना करके आपको, वो जैसे मैंने अभी आपको कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के 10 पॉइंट पढ़ाए आपको, तो स्टोरी बना दी एक उसकी, है ना, जिससे कि आप बैक टू बैक, तुमने देखा होगा मेरे ख्याल से 1-2 पॉइंट में आप ऊपर नीचे करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने टॉपिक पूछा तो आपको 2 पॉइंट से फालतू आ ही नहीं रहे हैं। हर एक बच्चे ने कम से कम 6-7 पॉइंट तो उसके मन में आए हैं। 2-4 पॉइंट में मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो वो 10 के 10 पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि केवल वो बुक से केवल पढ़ना ही काफी नहीं है। पढ़ तो कोई भी लेगा, इधर ऐसे इंग्लिश लिख के उसकी हिंदी तुम कर लो, लेकिन उसको माइंड में सेट भी करना है कि कैसे उसको हम अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, लॉन्ग टाइम तक कैसे रिटेन करके चलेंगे, ठीक है ना, ताकि अगर कोई हमारे से इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछ ले हल्का फुल्का, तो किसी डिस्कशन में हम एंगेज हो सके, ऐसा ना हो कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और सीबीएसई ने ये चैप्टर, मतलब ये बुक को पहले उधर में होती थी, 11th में होती थी, इसे 12th में डालने का मकसद भी यही था। इसको कोई इज्जत नहीं दे रहा था, ना ही तो टीचर इज्जत दे रहे थे इसको और ना ही बच्चे, क्योंकि 11th में थी तो कोई पढ़ता, मैं कह रहा हूँ कि पूरी बुक को ही डिस्काउंट मारा, क्योंकि इंटरनल एग्जाम होते हैं, ना तो कोई पढ़ा रहा है इसे और ना ही कोई पढ़ रहा है, तो इसकी इज्जत ही खत्म थी। उन्होंने किया, अच्छा माइक्रो तो सब पढ़ रहे हैं, माइक्रो इंटरेस्टिंग है तो वो तो सब पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो को तो क्या किया उन्होंने, अब 12th में से निकाल करके किधर डाला, 11th में, इधर से इंडियन वहां पे डाली। अब तो पढ़ना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड देने आपको, समझ में आ रही है ना बात। तो बच्चों, विदाउट अब इसके ज्यादा और किसी भूमिका के, सीधा सीधा ये शुरू करता हूं। और इंट्रोडक्शन में ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज टू फैमिलियराइज। इस बुक का मकसद ये है कि आपको क्या करना है, फैमिलियराइज करना है, आपकी जान पहचान करानी है, आपको रूबरू कराना है, किससे, यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके क्या बेसिक फीचर थे। आपको क्या लगता है, हमें विरासत में बहुत कुछ मिला है? नहीं मिला है हमें। हाँ, हमें विरासत में बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास बहुत कुछ था, हमें लूटा गया है, ठीक है ना, फिर भी हमने अपने आप को संभाला है। जो लोग गाली देते हैं पुरानी गवर्नमेंट को, आज तो बेटा बहुत आसान है, आज तो बहुत आसान है कि आज जहां पे इतना हाईटेक डेवलपमेंट आपको देखने मिल रहा है ना, हाईवेज की चकाचौंध आपको दिख रही है, आपकी गाड़ी मक्खन मलाई चलती है हाईवे पे, तो आज आपको क्या दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है। और उस डेवलपमेंट को देख करके आप पिछली सरकार को गाली मारते हो कि पिछले 70 सालों में, पिछले 80 सालों में देश को बेच खाया, है ना, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन दोस्त, आज तो डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जब हम माइनस में गए होते हैं ना, माइनस से जीरो पे आना और जीरो से अपने आप को पॉजिटिव नंबर्स पे चलाना बहुत टिपिकल टास्क होता है। समझ में आ रही है? हमारे देश को कोई चीजें बहुत थी, हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज बहुत थे, लेकिन हमें बात बात पे क्या किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है। क्या किया गया है? जितना हो सकता था हमें लूटा गया है। और उस टाइम पे जहां पे हम पॉवर्टी से घिरे पड़े हैं, हमारी कोई जीडीपी नहीं है, इनफैक्ट जीडीपी को मेजर कैसे करते हैं वो नहीं पता है। जिन लोगों ने जीडीपी मेजर करना बताया या पॉवर्टी बताया कि पॉवर्टी किसको हम किस कंडीशन को पॉवर्टी बोलेंगे या किसको हम पुअर मानेंगे, उन जो भी 2-4 लोगों ने बताया, उनके जो थेसिस थे, उनकी जो थियरीज थी, उनमें ही बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। मान लिया अगर जीडीपी की अगर मैं बात करूं, जीडीपी को मेजर करने का, तो जीडीपी ने एक बंदे ने मेजर करना सिखाया तो वो बोल रहा है जीडीपी 1 लाख है, दूसरे ने पता था वो बोल रहा है जीडीपी 40,000 है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट है, जहां पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि अपनी देश की परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना। वो अभी तो हम सीख लेते हैं, उधर पढ़ के भी आए, लास्ट वही पढ़ के आए, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन उस टाइम जब हमारे पास कोई बेस नहीं था, है ना, हमारे लोग बहुत स्ट्रांग नहीं थे, उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, वो मेल न्यूट्रिशन को क्या कर रहे थे, उससे सफर कर रहे थे, है ना। जहां पे लोगों की हमें हेल्थ को इंश्योर करना, कोई हॉस्पिटल नहीं था हमारे पास, कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी हमारे पास,
सेकेंडरी सेक्टर में कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे पास, कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे बहुत इनोवेशन हो रहा था, है ना। टर्शियरी सेक्टर में यानी कि सर्विस में ऐसा नहीं था कि हम बहुत माहिर थे, और प्राइमरी सेक्टर में भी हमें लूटा गया है, हमारे को कमर्शियल क्रॉप्स जनरेट करा करके, प्रोड्यूस करा करके। वो भी किसके फायदे के लिए? अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ऐसा कराया कि भाई आप इंडिको क्या करो, प्रोड्यूस करो। हमारे लोगों को हमारे लोगों से भिड़वाया, और हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है कि एक पॉलिसी अंग्रेजों के जमाने से रही है, और आज भी पॉलिटिशियन लोग उसको यूज करते हैं, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अपने लोगों को अपने लोगों से काटो, और फिर उनको आपस में भिड़ाओ, और फिर उनके ऊपर क्या करो, रूल करो। आज भी आपको जो देखने मिलता है बच्चों, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुझे नहीं लगता सारे लोग प्यार से रहते हैं, बहुत इत्मीनान से रहते हैं, है ना। हमें उनसे काम है, उन्हें हमसे काम है, और कभी ऐसा अलग मानते ही नहीं है लोग, बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी इलेक्शन का दौर आता है, तो ये पॉलिसी एक्टिवेट कर दी जाती है, इस पॉलिसी को ट्रिगर कर दिया जाता है, डिवाइड एंड रूल। आप मुझे बताओ, आपके बहुत सारे लोगों से कनेक्शंस होंगे जो जिनसे आप डेली बेसिस पे क्या करते हो, डील करते हो। जैसे हमारे प्रेसमैन भैया है, हम उनसे प्रेस कराते हैं, बहुत अच्छे से वो हमें ट्रीट करते हैं, ग्रीट करते हैं, हम भी उन्हें बहुत, हमारे पड़ोसी है और हम उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट और एंड ग्रीट करते हैं, है ना। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि कुछ भी जरूरत हो, उन्हें कुछ जरूरत हो या हमें कुछ जरूरत हो, तो किसी भी चीज को मना नहीं करते। जिनके यहाँ से दूध आता है ना, बाकी और जो दूसरे लोग हैं जिनके यहाँ पे हम ग्रूमिंग वगैरह कराने जाते हैं, वो इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारे लोग, हालांकि कास्ट अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपस में इतना प्रेम है। लेकिन ये जो पॉलिसी है कि हमें हमारे लोगों को आपस में लड़ाओ और इनके ऊपर क्या करो, रूल करो, ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही पॉलिसी, अंग्रेजों ने सिखाई है। तो आज के टाइम पे जब लोग गाली देते हैं किसको, नेहरू को, गाली देते हैं किसको, गांधी को, बेटा तुम समझे नहीं, बच्चे लोग हो, तुम्हें क्या समझेगा कि वो उस टाइम हम किन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, किन परिस्थितियों को, किन कंडीशंस को हम फेस कर रहे थे। आज तुम्हारे लिए बड़ा आसान होता है व्हाट्सएप पे पढ़ करके नेहरू को गाली मारना, गांधी को गाली मारना, उसने किया ही क्या है, ठीक है ना। क्या तुम मेरे को बताओ, क्या उस टाइम पे जहां पे हमारे पास कोई वेपन नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, हमारे पास कोई हेल्थ नहीं थी, खाने का, वो कहता है ना, वही कॉमेडियन बोलता है कि ठीक है कल का तो जुगाड़ है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेकर के, कि परसों को कहां से आएगा खाने के लिए। तो ऐसी हालत लोगों की है। और जो हमारे जो उस टाइम के जो लीडर थे, जैसे गांधी जी है या नेहरू है, तो ऐसा बोल दे लोगों को, चलो आओ सड़कों पे उतर जाओ, और हम क्या करेंगे, हम हिंसा फैलाएंगे और हम लड़ेंगे मरेंगे। हम तो भाई डंडे वाले थे, कौन थे, उधर से वो गोली चलाएंगे, डंडा गोली रोकेगा क्या, ऐसे लोगों को एग्रेसिव कर दे। तो दोस्त, जो देश आज आजाद हुआ है और जिस आजादी के साथ आप चैन की सांस ले पा रहे हो, वो किसके दम पे हुई है, हिंसा के दम पे या अहिंसा के दम पे? बेटा अहिंसा में बहुत पावर है, ठीक है ना। आप थोड़ी देर अभी मैं ना क्या हूं, अभी मैं आपको बोलता रहा हूं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं होगे चुप, थोड़ी देर मैं चुप हो जाऊं ना, तुम्हारे ऊपर सारों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, नहीं नमन भैया पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, है ना। हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ। बेटा चुप रहने में और साइलेंस में और अहिंसा में बहुत पावर है, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है सामने वाले के ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो अभी ऐसा बोलना, उल्टा सीधा बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस टाइम के लिए, कि हम जिन परिस्थितियों को फेस कर रहे थे, उनके लिए बहुत चैलेंजेस थे, है ना। और आज अगर आपने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सुनी होगी, शुरुआत में जब इंसान की ग्रोथ होती है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल नहीं होती, ठीक है ना, वो नॉर्मल ग्रोथ होती है। लेकिन अभी जैसे आप मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 करोगे तो 4 दिखेगा, 4 into 2 करोगे तो अभी तुम ऐसे फेज में हो कि जहां पे वो इंटू 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 होते जा रहा है। तो जैसे ही अगला इंटू होता है, तो एक अल्टीमेट कोई एक नेक्स्ट लेवल ड्रामेटिक नंबर निकल के आता है, तो आपको वो तो दिखता है कि आज भाई डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, पिछले 70 सालों में भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। और जहां पे खासकर उस फेज में कि जब हम माइनस में थे, माइनस से जीरो पे और जीरो से हमें चलना सिखाया, वो बहुत, आज तो तुम बहुत खुश होते हो ना तुम्हारे बाप की दौलत पे, पैसा उड़ाते हो, है ना। लेकिन आप इज्जत के साथ अपने पापा के साथ बैठ के उनकी दास्तान सुनना, उनकी कहानी सुनना, कि आज उन्होंने जो एम्पायर बनाया है वो कितनी मुश्किलों के साथ बनाया है, क्योंकि तुम्हें बना बनाया मिल रहा है, तुम्हें उसमें एड ऑन करना है,
तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करना होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है, उसमें ग्रोथ क्या रहती है, स्लो रहती है। समझ में आ रही है? तो ऐसा पास्ट में कभी पढ़ो, काफी हद तक हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन कभी किसी पर्टिकुलर लीडर के बारे में पढ़ो कि वो किन परिस्थितियों में थे, कैसे उन्होंने डिसीजंस लिए, जहां पे उनका एक भी गलत डिसीजन लोग मरवा सकता था कि हमारे लोग ही खत्म हो गए। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो उस चीज को कैसे डील किया उन्होंने, वो सारी चीजें अपने को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, बिना कुछ बोले, ऐसे कि किसी को भी उल्टा सीधा हमने बोल दिया कि 70 सालों में देश बर्बाद हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। हम मानते हैं आज हाईवे पे हाईवे बन रहे हैं, है ना? वो मिनिस्टर भी तो देखो, वो मिनिस्टर भी तो देखो कि जिसके पास तुम्हारा पूरा इंफ्रा है, वो कितना डेडिकेटेड है, कितना कमिटेड है। उसके जैसे बाकी बंदे भी बना दो ना, तो जो आप, मैं कह रहा हूं कि आदि जो आज की जो करंट में जो गवर्नमेंट है, उसकी जो वाहवाही होती है, एक ब्रांड वैल्यू तो है, एक फेस तो है, उसकी तो ब्रांड वैल्यू है। लेकिन कभी भी अगर आप काम के नाम पे अगर क्या करते हो बेटा, काम के नाम पे अगर उस गवर्नमेंट की तारीफ करते हो ना, तो आपको सबसे पहले हाईवे याद आते हैं। और देखो, मेहनत बैकएंड में कोई कितनी भी कर ले, लेकिन जिसकी ब्रांड वैल्यू है, जो फेस है, तारीफ किसकी होती है, उसकी होती है। लेकिन बैकएंड में देखो कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है किसके पास, वो डिपार्टमेंट जिस बंदे के पास है वो कितना डेडिकेटेड हो, कितना कमिटमेंट, उसका क्या विजन है, वो आप देखिए। ऐसे सारे बंदे हो जाए, तो जो आज आप पूरी गवर्नमेंट की तारीफ करते हो एक एस्पेक्ट को लेकर के, आप हर एक एस्पेक्ट को लेकर के क्या करोगे? आधे लोगों को तो कुछ कहा भी नहीं हो तो हेट ही फैलाने में लगे पड़े हैं। आधे मिनिस्टर तो इन्हें मरवा दो, इन्हें कटवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। ठीक है ना? उन चीजों से बाहर रहना है, ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ना ही कुछ है। हमें हमारा सब्जेक्ट पढ़ना है और रेशनैलिटी के साथ पढ़ना है, ना कि कोई बायस के साथ पढ़ना है। अगर आपका बेटा कोई पॉलिटिकल एंगल है तो आप साइड में रख दो, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और ना ही आपको मैं कोई पॉलिटिकल एंगल दे रहा हूँ। मैं जस्ट मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, वो भी रेशनैलिटी के साथ, कि क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको समझना पड़ेगा। ना कि अपने मन में कोई मिसकंसेप्शन लेके जाए कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। थोड़ा आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे कि क्या क्या कंडीशन थी, तो आपको पता पड़ेगा। ठीक है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, मैं यही बता रहा हूं, जो पहली लाइन इसमें लिखी हुई है, इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको फैमिलियराइज, कि आपको क्या कराना है, फैमिलियराइज कराना है, ना कि आप कोई मिसकंसेप्शन अपने मन में रखो कि भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है। आधे लोग तो, मुझे समझ में आता, वाहियात लोग, आधे लोग तो ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं आजादी ही हमें 2014 में मिली है। अबे नालायको, तुम तुम्हारे को कोई अकल तमीज है कि नहीं है? आजादी ही 2014 में, उसके पहले हमारे, अबे कितने लोगों के सेक्रीफाइसेस, हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए, तुमने सब पे पानी फेर दिया। कोई किसी की एक तो इज्जत की होती। हमें 2014 में आजादी मिली है? नहीं भाई नहीं, बहुत लोगों ने खून बहाया अपना, और तुमने सबको डिस्काउंट कर दिया। कम से कम एक बार बोलने से पहले सोचा तो होता कि बोल क्या रहे हो। ठीक है कि आज जो हमारे लीडर है, करंट में लीडर है, वो बहुत अच्छे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे सुप्रीम लीडर है। लेकिन कम से कम आप किसी इंसान को इतना ऊपर चढ़ाने के लिए, है ना, जो लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, उनको तो डिस्काउंट मत कीजिए। आपने तो सब लोगों को एक ही उससे, एक ही पैमाने से नाप दिया कि बस एक अच्छा है, बाकी सब क्या है, सब बुरे हैं। नहीं भाई नहीं। ठीक है ना? कम से कम उन लोगों को सोच लेना चाहिए, और उन्हें कम से कम जिम्मेदारी से इसलिए भी बोलना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के ऊपर तुम्हें सुन रही है ना? प्रॉब्लम ही यही है आज के टाइम पे हम लोग जिनको हीरो बना के बैठे हैं, वो एक कौड़ी के इंसान नहीं है, वो एक कौड़ी के इंसान नहीं है, जिन लोगों को हम अपने आइडल मान के बैठे हैं। और वो, उन्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि हम कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें बोलना चाहिए, कि हम जो बोलेंगे कि सामने उसका सोसाइटी के ऊपर, आने वाली जनरेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। बस जो मन में आ रहा है अपने आप को चमकाने के लिए बोलते जा रहे हैं। और दोस्त, सही बात ये है कि आज के टाइम में ना लोग एक बात तो समझ चुके हैं कि अगर तुम पॉजिटिव पॉजिटिव करोगे ना, तो उससे तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। कुछ भी उल्टा सीधा कर दो तो तुम लाइमलाइट में आओगे, तो तुम्हारी ग्रोथ होगी। और वो उस ग्रोथ को करने के लिए, वो ग्रोथ को पाने के लिए कुछ भी उल्टा उल्टा सीधा करते हैं। मतलब मैं अच्छा अच्छा करूं तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। मैं आज कोई भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट बोल दूं, ठीक है ना, मैं कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूं, है ना। अभी आज मैं कोई भी एक ऐसा वीडियो रिलीज करता हूं, उसमें बोलता है नमन भैया का खुलासा, ठीक है ना। तो तुम सारे
तुम मेरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे तुम 5 ही व्यूज दोगे मेरे को, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कोई थंबनेल पे ये लिख दूं नमन भैया ने किया ऐसा, तो एक बार तो अंदर खोल के देखोगे भाई क्या कर दिया ऐसा। द मेन ऑब्जेक्टिव, वापस से तीसरी बार मैं पढ़ रहा हूं बच्चों, ये आपको क्लियर करना जरूरी है इस बुक को, कोई भी इसका कोई भी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाने से पहले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फैमिलियराइज, आपको क्या करना है, फैमिलियराइज करना है यू विद द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर क्या आते हैं उनसे आपको रूबरू कराना है, एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और फिर हमने कैसे 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 डेवलपमेंट किया वो हमें पढ़ना है। 2 फेज की बात की है इसने, किसकी बात की है, 2 फेज की। एक तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, और फिर 1952 1990 में क्या हमने डेवलपमेंट किए, और उसके बाद फिर फर्दर एक चैप्टर आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, उसके वो 1991 से क्या कहानी रही है वो हम उसमें देखेंगे आगे। टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग फेजेस को समझने के लिए, डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस को समझने के लिए, it is important to first look at the state of India's economy prior to the country's independence। अपने को सबसे पहले ये समझना होगा, ये देखना होगा कि हमारी स्थिति क्या थी। स्टेट कौन से वाला स्टेट है यहाँ पे, कंडीशन वाला, कि हमारी पोजीशन क्या थी, है ना। यहाँ पे स्टेट का मीनिंग गलत मत ले लेना, दूसरे वाला मत ले लेना। जैसे मैंने एक जगह आपको बताया स्टेट का मतलब कंट्री, है ना, जैसे लॉ ऑफ स्टेट बोलते हैं तो वो ऐसा लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, लॉ ऑफ कंट्री वैसा। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कि हमारी स्थिति क्या थी, इंडिया की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, देश की आजादी से पहले। एंड फॉर्म एन आइडिया, ताकि हम एक अपना एक जनरलाइजेशन बना पाए, एक सोच डेवलप कर पाए, दैट शेप्ड इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। हमें इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस के पहले क्या थी वो समझना होगा, ताकि हम एक आइडिया बना पाए, एक सोच डेवलप कर पाए कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा था इंडिपेंडेंस के होने के बाद, वो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, और जो रही है वो सही है या गलत रही है। मैं कुछ अपना जजमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको बस बताऊंगा, पॉजिटिव्स भी बताऊंगा, नेगेटिव्स भी बताऊंगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि बच्चों इस बुक को पढ़ने से पहले कोई भी आपका पॉलिटिकल एंगल ना मैं लेके चलूंगा और ना मैं रखता हूं, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि साइड कर देना। मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें बताऊंगा, और मैं कोई जजमेंट नहीं सुनाऊंगा, है ना। मैं आप ही के ऊपर छोड़ दूंगा कि आप आपकी एक सोच बनाओ कि हाँ जो हुआ था वो सही हुआ था, और कहाँ पे कमियां थी, ये हो सकता था, और अगर हम होते तो हम ऐसा करते, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें बच्चों ने हमें थोड़ा इंडिकेशन दे दिया, अपनी कॉपी वगैरह पैक कर ली, इंडिकेशन है कि टाइम हो गया है, और आज के लिए मेरे को इतना ही बताना था बच्चों, ठीक है ना। आज के लिए मतलब अभी के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों वापस से 3 से 4 में बिजनेस में, और 4 से 5 में इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हम इसके बहुत अच्छी अच्छी और बेस पढ़ेंगे। सुनो, कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं छुट्टी लगा लूंगा 4 से 5 में, तो मत करना भाई ऐसा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए मैं इसे बना के दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। बस आप थोड़ा कोऑपरेट करते रहना, तो सामने पढ़ाने वाले का भी मोटिवेशन बना रहेगा, आप कोऑपरेट करोगे तो, ठीक है ना। और ये मैं पक्का आपको बच्चों ये मेक श्योर करता हूँ कि जो बच्चे अभी ऐसा टारगेट लेके बैठे हैं कि अपने को तो 100 चाहिए ही चाहिए, अपने को तो 100 चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। आप वो 20 मार्क्स का तुम देख लो, जो तुम्हारा इंटरनली तुम्हें वाइवा में जो भी जैसे भी मिलना है, वाइवा में भी वो नॉलेज काम में आएगी, वो नॉलेज इधर से आपको दी जाएगी। बाकी आप फाइल वाइल अपना देख लेना, है ना। 80 का अगर आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और आप ऐसा बोलते हो कि मेरे को तो वो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, है ना, तो मैं एक कदम आपसे आगे हूँ आपकी इस जर्नी में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो फिर मेरे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो आपने लिखना है। और मैं वाकई में चाहता हूँ, मैं मेरी दिल से ये इच्छा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैपेबल है और एलिजिबल है आउट ऑफ आउट लाने के लिए भी, और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे उस लायक है कि वो आउट परफॉर्म करेंगे। मतलब ओवरऑल वो 90 तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो क्रॉस करने वाले हैं। बस एक बार अपनी थोड़ी सी कैपेसिटी पहचान जाओ आप, है ना। टाइम बस एक लास्ट वाला फेज चल रहा है, लास्ट वाले फेज में एक बार रूटीन में आ जाओ तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, जो आपकी मनचाही थी वो पूरी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में यही रखा।